Dear students, our next lecture is about synthetic applications of free radicals. In this lecture, we will discuss about the following synthetic applications of free radicals: free radical halogenation, chlorosulfonation, autooxidation, addition reactions, homolytic aromatic substitution, phenol coupling, Barton reaction, Huns-Diecker reaction. First of all, free radical halogenation. Actually, this reaction is used for synthesis of alkyl halides. We can synthesize variety of alkyl halide through free radical halogenation. Now, what is free radical halogenation? Replacement of hydrogen radical by a halogen-free radical in organic molecule is known as radical halogenation. Radical halogenation में क्या होता है? एक हैलोजन रेडिकल जो है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन रेडिकल को रिप्लेस कर देता है, यानी हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, जो कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अब चूंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसका तीन तरह का मैकेनिज्म हो सकता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रेडिकल सब्स्टिट्यूट करने वाला है, यानी जो दूसरे रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वो हैलोजन रेडिकल है, और जो रेडिकल कंपाउंड में से रिमूव होगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन रेडिकल होगा, यानी CH बॉन्ड ब्रेक होगा और CX बॉन्ड बन जाएगा। Radical halogenation mostly takes place in saturated hydrocarbons and aromatic side chain. अब रेडिकल हेलोजनेशन कहाँ पे होगा? मोस्टली ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स में होता है। इसके अलावा ये एरोमेटिक साइड चेन में भी पॉसिबल है, यानी अगर बेंजीन रिंग है उसके ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसका भी कोई CH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यानी हाइड्रोजन उससे सब्स्टिट्यूट हेलोजन से हो सकता है। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। ऑलरेडी बता दिया आपको कि रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी इसको यहाँ पे हम फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय पेरोक्साइड और लाइट। यहाँ पे रिएक्शन किससे कैटालाइज्ड होगा? या तो आप पेरोक्साइड यूज करेंगे, जो कि आमतौर पर रेडिकल इनिशिएटर का काम करता है, यानी रिएक्शन को इनिशिएट करना ओवरऑल वो पेरोक्साइड रेडिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो पहले हमने उसको बनाना होता है और फिर वो रिएक्शन को जो है आगे प्रोसीड करता है। इसके साथ साथ लाइट इज आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं जो फोटोकेमिकल होते हैं, जिनमें यानी लाइट यूज होती है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होता है वो लाइट के थ्रू प्रोसीड होता है, जिस तरह हम हेलोजनेशन ऑफ अल्केन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उनके अंदर जो है वो लाइट जो है, लाइट के थ्रू हम जो है वो उनकी हेलोजनेशन करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी उनमें होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। अब हेलोजन तो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो किसको सबसे पहले देखेंगे? फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, जो कि मोस्ट कॉमन है। Replacement of hydrogen radical by chlorine free radical in organic molecule is known as free radical chlorination. Chlorine is more reactive and less selective than bromine and iodine. अब यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरीन में क्लोरीन की चूंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, सो इस वजह से क्लोरीन जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये कम सिलेक्टिव है। ये एक रूल होता है, आपने याद रखना है, मोर सिलेक्टिव लेस रिएक्टिव, या लेस रिएक्टिव मोर सिलेक्टिव, मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव। अब क्लोरीन की रिएक्टिविटी क्योंकि ज़्यादा है, इस वजह से इसकी सिलेक्टिविटी कम होती है, यानी ये वैसे तो ये कुछ सिलेक्टिव पोजीशन पे आसानी से अटैक करता है, यानी टर्शरी पे आसानी से अटैक करेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी पे आसानी से करेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी, लेकिन यहाँ पे मतलब सिलेक्टिविटी का जो अगर रेशियो देखी जाए वो उतनी नहीं होती जितनी ब्रोमीन में ऑब्जर्व की गई है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी सिलेक्टिविटी ब्रोमीन से कम होती है, और आयोडीन से भी इसकी सिलेक्टिविटी डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी ब्रोमीन आयोडीन दोनों की कम होती है।
ओके, जनरल रिएक्शन विद मैकेनिज्म। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्लोरीनेशन का प्रोसेस है वो किस तरह होता है, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखें तो एक जनरल रिएक्शन हमने लिया है, RH मीन कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें CH बॉन्ड हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो जब क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करेगा लाइट की मौजूदगी में तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा, यानी हाइड्रोजन जो है उसकी जगह क्लोरीन ले लेगा, जो दूसरा क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl, यानी इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो अल्काइल क्लोराइड होगा, लेकिन साथ हेलोजन एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनेगा। मैकेनिज्म क्या होगा इस रिएक्शन का? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन जो होता है वो हमेशा 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहले इनिशिएशन यानी रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा, तो इनिशिएशन का मतलब है टू स्टार्ट द रिएक्शन, यानी रिएक्शन का जो पहला स्टेप है फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन का, ये पहला स्टेप होता है कि आपने इसे स्टार्ट करना होता है, इनिशिएट करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्शन उस वक्त इनिशिएट होता है जब कोई फ्री रेडिकल बनता है जो कि पहले मौजूद नहीं होता। तो लाइट की मौजूदगी में होमोलैटिकली ब्रेक होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल, 2 फ्री रेडिकल बनेंगे और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हीट चेंज पॉजिटिव आ रही है, ये शो कर रही है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। 243 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसके लिए दरकार होती है, कि जो कि एक एंडोथर्मिक स्टेप है, डेफिनेटली बॉन्ड ब्रेकिंग है, मुश्किल काम है, तो उसके लिए एनर्जी दरकार होगी। चेन प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का क्या मतलब है? फैलाव। अब रिएक्शन आगे फैलेगा, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा जब तक फ्री रेडिकल मौजूद होंगे और आपके रिएक्टेंट मौजूद होंगे तो ये रिएक्शन होता रहता है। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से HCl बना देगा, और R फ्री रेडिकल, ये देखें ये फिश हो कैरो किसके लिए यूज होता है? होमोलैटिक क्लीवेज के लिए। तो ये एक फ्री रेडिकल बन गया। और उसके बाद अब ये स्टेप अगर आप देखें तो ये ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ये एक्सोथर्मिक स्टेप है। तो -5 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे, यानी इसका मतलब है कि इसमें तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अब इस स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। उसकी वजह क्या है? क्लोरीन फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है और डेफिनेटली जब वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो अपने आप को स्टेबल करेगा तो एनर्जी ओवरऑल रिलीज होगी। और एज ए होल जो प्रोपोगेशन होता है ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसकी वजह ये है कि मोस्टली जो स्टेप जो होते हैं क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होते हैं तो नेट रिएक्शन जो है ना, अगर आप ओवरऑल ये जो सब्स्टिट्यूशन का जनरल रिएक्शन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो एक्सोथर्मिक आपको मिलेगा। हालांकि उसमें एंडोथर्मिक स्टेप भी होता है, लेकिन एक्सोथर्मिक स्टेप में क्योंकि एनर्जी ओवरऑल ज़्यादा रिलीज होती है तो एज ए होल वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। चेन टर्मिनेशन, तो चेन टर्मिनेशन में क्या होता है? अब प्रोपगेशन में क्या हो रहा है कि पहले एक R फ्री रेडिकल बन रहा है, फिर R फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ मिल रहा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, और चूंकि यहाँ पे क्या होगा कि एक रेडिकल और एक नॉन रेडिकल आपस में कंबाइन होगा, तो ये क्लोरीन रेडिकल के साथ मिलेगा RCl और Cl रेडिकल। चेन टर्मिनेशन में R यानी टर्मिनेशन कब होगा? जब कोई भी 2 रेडिकल आपस में कंबाइन हो गए, R के साथ कंबाइन हो रहा है और Cl के साथ कोई भी 2 रेडिकल जब कंबाइन हो गए तो टर्मिनेशन मीन रेडिकल खत्म होंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगी रिएक्शन में। ओके, अब इसकी एक टिपिकल एग्जांपल देखते हैं जो कि ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके होंगे FSC में और बाकी BS के जो स्टार्ट वाले सेमेस्टर है उनमें भी ये रिएक्शन मौजूद हैं। इसमें हम देखते हैं फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। सनलाइट की मौजूदगी में जब मीथेन को क्लोरीन के साथ मिलाया जाता है तो आपको मिक्सचर ऑफ अल्काइल क्लोराइड मिलेंगे, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन, और साथ बाय प्रोडक्ट HCl भी बनता है। अब ये रिएक्शन, इसका एडवांटेज ये है कि एक ही वक्त में आपको वैरायटी ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इनकी सेपरेशन मुश्किल होती है क्योंकि इनका चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फिर प्रॉपर्टीज का डिफरेंस कम आएगा जिसकी वजह से सेपरेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये रिएक्शन जो है ना अच्छा रिएक्शन है कि आप इससे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं, लेकिन सेपरेशन की वजह से ये आप इसका सेपरेशन वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनना और सेपरेशन डिफिकल्ट होगा, जिसकी वजह से ये इसका एक ड्रॉबैक भी कंसिडर किया जाता है। मैकेनिज्म रिएक्शन का वही उसी तरह इनिशिएशन, आपने क्लोरीन रेडिकल बनाया, उसके बाद प्रोपगेशन करनी है,
आपने मीथेन का फर्स्ट हाइड्रोजन रेडिकल की फॉर्म में Cl को देना है, Cl बन जाएगा मिथाइल रेडिकल। फिर मिथाइल रेडिकल जो है वो क्लोरीन से रेडिकल लेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल से। तो चूंकि ये रेडिकल है तो ये इसको रेडिकल बनाएगा, खुद रेडिकल है, ये नॉन रेडिकल को रेडिकल, तो ये रेडिकल बन जाएगा साथ आपका CH3Cl, यानी क्या बन जाएगा क्लोरोमीथेन। तो अब ये स्टेप रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिपीट हो रहे हैं कि हर मतलब एक स्टेप में HCl बनता है, दूसरे में Cl रेडिकल, फिर HCl, फिर Cl रेडिकल, HCl Cl रेडिकल। इसी तरह एक में जो है वो कार्बन रेडिकल की फॉर्म में होता है, दूसरे में नॉन रेडिकल होता है, यानी अब ये नॉन रेडिकल है तो ये रेडिकल, अब रेडिकल से फिर ये नॉन रेडिकल, फिर यहाँ पे रेडिकल, यानी स्टेप वाइज हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो रहा है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन जो है ना वो मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो पहले एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, फिर दूसरा सब्सटीट्यूट होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह, यानी अब चारों के चारों हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्सटीट्यूट हो जाते हैं। टर्मिनेशन में क्या होता है, रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं। अब मुख्तलिफ रेडिकल चूँकि वहाँ पे मौजूद होते हैं तो उनका आपस में जब भी कम्बिनेशन होगा तो फिर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपके पास बनने के चांसेस है। अभी यानी हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ आपके पास ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनेंगे, जब इसमें टर्मिनेशन का स्टेप अगर कंसिडर किया जाए तो उसमें आपके पास ये देखें ईथेन बन रहा है, ठीक है, डाइक्लोरोईथेन बन रहा है, ठीक है, हेक्साक्लोरोईथेन बन रहा है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ओके, प्रोपगेशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक एंड दस मैक्स ओवरऑल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्योंकि प्रोपगेशन में ओवरऑल एनर्जी रिलीज होती है और जो ज़्यादा रिलीज होती है एज कम्पेयर टू एंडोथर्मिक स्टेप्स, तो उस वजह से जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस CH बॉन्ड्स डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग फ्री रेडिकल, यानी जो CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो फ्री रेडिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास फ्री रेडिकल जो है वो कौन सा है, प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, टर्शियरी बन रहा है। तो मतलब रिएक्टिविटी उस फ्री रेडिकल पे डिपेंड करती है। लेट्स से अगर कोई फ्री रेडिकल CH बॉन्ड के ब्रेक होने से टर्शियरी बन रहा है तो इसका मतलब वो CH बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसका फ्री रेडिकल आसानी से बनेगा, और जो फ्री रेडिकल जितना स्टेबल होता है उतना वो आसानी से बनता है। अब टर्शियरी फ्री रेडिकल स्टेबल है तो वो आसानी से बनेगा, इसका सेकेंडरी स्टेबल है, प्राइमरी के मुकाबले में वो आसानी से बनेगा। तो यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें जो आपने कंसिडर करना होता है वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है। वही CH बॉन्ड आपने पहले ब्रेक करना है जिसके ब्रेक होने से उसका जो कार्बन फ्री रेडिकल होगा वो स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑलरेडी आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो कार्बोनियम आयन और फ्री रेडिकल चूँकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दोनों, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम होता है। In other words, the selectivity of chlorination also depends on the stability of free radical. Simply यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि CH बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी है वो स्टेबिलिटी पे तो एक ही बात है कि यानी जो इन अदर वर्ड द सिलेक्टिविटी ऑफ क्लोरीनेशन, यस, ठीक है, यानी हमने क्लोरीनेशन की बात पहले की थी कि क्लोरीनेशन लेस सिलेक्टिव है एज कम टू ब्रोमिनेशन, बट क्लोरीनेशन किसी हद तक सिलेक्टिव ज़रूर है कि वो टर्शरी पे आसानी से अटैक करता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी CH पे आसानी से अटैक करता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो उसकी जो सिलेक्टिविटी है वो रेडिकल की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अब हम कहते हैं जी वो टर्शरी पे आसानी से अटैक करता है, क्यों आसानी से अटैक करता है, क्योंकि टर्शरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, तो टर्शरी CH बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा और Cl वहाँ पे आसानी से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर मैकेनिज्म करेंगे तो उसका टर्शरी फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। If the free radical is more stable, then greater amount of monochlorinated product will be formed. ठीक है, अगर फ्री रेडिकल आपके पास जितना स्टेबल होगा तो उतना, हम यहाँ पे चूँकि मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कंसिडर कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक लेट्स से सिंपल हाइड्रोकार्बन है, उसमें कोई एलोजन नहीं है, तो फर्स्ट एलोजन यानी फर्स्ट क्लोरीन आएगा, तो वो किस बेस पे आएगा, वो वही वाला यानी उसी पोजीशन का प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा जिस पोजीशन के हाइड्रोजन के जाने से फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ वेरियस फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे वैरायटी ऑफ फ्री रेडिकल पॉसिबल है, ठीक है, एक जनरल ऑर्डर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। अब इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप होता है, फिनाइल ग्रुप चूँकि रेजोनेंस के थ्रू फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है, तो इस वजह से इसकी जो मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी है सबसे ज़्यादा होगी। 3 यानी
फिनाइल लगे हुए हैं, तो जो रेडिकल है वो डीलोकलाइज होगा, वो कभी एक फिनाइल पे आएगा, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप देखें तो इस केस में आपके पास 2 फिनाइल ग्रुप हैं और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन फिनाइल कम हो गया। अब हाइड्रोजन चूँकि उसका तो कोई उस तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से फिनाइल में रेजोनेंस पॉसिबल है। 2 फिनाइल हैं, और भी रिएक्टिविटी इससे थोड़ी कम हो गई। दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन। दिस इज सॉरी स्टेबिलिटी बात कर रहे हैं, तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने फिनाइल को मतलब अब यहाँ पे फिनाइल नहीं है, ये आपके पास जो है यहाँ पे एलाइल फ्री रेडिकल हम इसे कंसिडर करेंगे। तो एलाइल फ्री रेडिकल, ये देखें ये फ्री रेडिकल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, तो ये रेजोनेंस कर सकता है इसमें। ठीक है, अब इसमें एक और फैक्टर के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं इसके साथ, सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह ये सिंपल एलाइल फ्री रेडिकल है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अब इस कार्बन के साथ नहीं लगा हुआ है, इसके साथ तो जस्ट ये क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें आपके पास ये मोस्ट स्टेबल हुआ। ठीक है, अगर इसी रो में अगर आप देखें तो ये आपको लीस्ट स्टेबल मिलेगा। ठीक है, लेकिन दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, यानी ये वाला इससे ज़्यादा स्टेबल है। उसकी वजह क्या है कि इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाएं तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो गई, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसके मुकाबले में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ज़ाहिर है ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेंगे तो चूँकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पे फ्री रेडिकल कार्बन, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी में कमी आई हुई थी वो फिर पूरी हो जाएगी मिथाइल की वजह से। मिथाइल उसको थोड़ा यानी रिलीव करता है उसकी डेफिशिएंसी को, ठीक है, कम करता है। यहाँ पे अगर आप देखें इस केस में एक हाइड्रोजन आ गया जो कि नाइदर डोनेटिंग नॉर विड्रॉइंग, तो 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं। अब यहाँ पे 1 डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। So methyl free radical is least stable, and this is free radical that consists of 3 phenyl group. This is most stable. Keep in mind इसकी stability सबसे ज़्यादा है। अब जनरली अगर हम बात करें तो जो यानी बेंजाइल टाइप फ्री रेडिकल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अल्काइल पे। फिर अल्काइल में अगर आप आ जाएं तो अल्काइल में टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल। तो जब भी आप फ्री रेडिकल बनाएंगे तो अपने स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा मद्देनजर रखना है। वो फ्री रेडिकल आसानी से बनते हैं जो स्टेबल होते हैं और वो ज़्यादा बनेंगे, फिर आगे उनका प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, यानी वो रिएक्शन फेवरेबल होगा। On the basis of stability order of free radical, the reactivity order of CH bond, ठीक है। अब CH bond जो है वो चूँकि टर्शरी CH भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी, यानी कार्बन पे डिपेंड करता है कि आप टर्शरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी। तो टर्शरी इज मोर स्टेबल, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, प्राइमरी CH इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल CH। रिलेटिव रेट फॉर मोनोक्लोरिनेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास एक अल्काइल बेंजीन है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली एन ब्यूटाइल बेंजीन। तो इसमें यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर वेरी कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस जगह पे रिएक्टिविटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा बन रही है। क्यों बन रही है? जहाँ पे क्योंकि बेंजाइल रेडिकल बनेगा CH बॉन्ड के ब्रेक होने से, तो वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा। ये रेडिकल ये और ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो सकेगा क्योंकि इधर फिर sp3 कार्बन आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन के चांस नहीं होंगे। अब उसके बाद अगर आप देखें तो फिर आपके पास ये ज़्यादा जो है ना वो रिएक्टिव है इसके बाद, ठीक है, यानी ये नहीं है, हालांकि ये इसके करीब भी आ रहा है लेकिन ये नहीं है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन यानी फ्री रेडिकल हाइपर कंजुगेशन जिसे कहते हैं, 3 इधर एंड 2 यहाँ पे, तो एक हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है वो डोनेटिंग ग्रुप तो इसमें भी वही एक ही लगा हुआ है, इसमें भी दायरे एक ही लगा हुआ है, उसका इतना डिफरेंस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पोजीशन की रिएक्टिविटी सबसे कम है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे अब चूँकि एक ही डोनेटिंग ग्रुप अगर आप इसको कंसिडर कर लें इस तरफ से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है ना हाइपर कंजुगेशन के भी 2 ही अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बन रहा है, तो उस वजह से ये प्राइमरी पोजीशन ये बन रही है ना, ये देखें ये सेकेंडरी पोजीशन बन रही है। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी में तो हमने डेफिनेटली कहा था कि अगर कहीं पे रेजोनेंस वाला फैक्टर ना हो तो फिर वहाँ पे जो सेकेंडरी है दैट विल बी मोर स्टेबल देन प्राइमरी, ठीक है, तो ये लीस्ट स्टेबल है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखें ना, ये 13 टाइम इसके मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव है, ये फिर उसके इसके मुकाबले में 10 टाइम, ये 20 टाइम, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली रिलेटिव रेट ऑफ वेरियस CH बॉन्ड। Toluene can be converted into 1-trichloromethylbenzene or phenyl chloroform through free radical chlorination, ठीक है। तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन के थ्रू आपके पास जो टॉल्वीन है, अब टॉल्वीन क्या है, मिथाइल के ऊपर, सॉरी बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा दें, ठीक है, दैट इज टॉल्वीन। तो उसके ऑल 3 हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जब ऑल 3 रिप्लेस करेंगे तो अब वहाँ पे CH3 नहीं होगा बल्कि CCl3 हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CCl3, ठीक है। तो उसका नाम क्या होगा, ट्राईक्लोरोमिथाइल बेंजीन, ठीक है, जिसको हम फिनाइल क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं। तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन के थ्रू यानी आप उसको भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पॉलीक्लोरीनेशन होगी, ठीक है, ट्राईक्लोरीनेशन भी आप कह सकते हैं। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपीन। अब प्रोपीन की फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन जब होगी तो आमतौर पर याद रखना है कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन जब आपने फ्लोरीन में करनी है, क्योंकि अब जो प्रोपीन है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो उसमें एडिशन भी हो सकती है क्लोरीन की, और उसमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी पॉसिबल है। अब दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन ये याद रखना है कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे गैस फेज में, हाई टेम्परेचर पे, दैट इज़ अबाउट 400 to 500 डिग्री, तो फिर आपके पास ये जो इसकी ये वाली पोजीशन है मिथाइल वाली, यहाँ से हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होगा क्लोरीन से, यानी सब्सटीट्यूशन होगी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, और आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा जी, 3-chloro-prop-1-ene या एलाइल क्लोराइड जिसे कहते हैं। तो दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ एलाइल क्लोराइड्स, ठीक है। लेकिन कंडीशन याद रखनी है कि हाई टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करेंगे, अगर लो पे करेंगे तो याद रखना है कि लो टेम्परेचर पे आपका एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, यानी क्लोरीन इस बॉन्ड में ऐड हो जाएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो नहीं होता, बल्कि वहाँ पे जो है वो पोलर मैकेनिज्म सिंपली फिर प्रोसीड होता है। तो उसमें चांसेस ज़्यादा इसके ही होते हैं कि यहाँ पे मैकेनिज्म क्योंकि चेंज हो जाएगा तो एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। एक दूसरा फैक्टर भी होता है कि अगर आपने एडिशन करनी है तो आपने ज़्यादा कंसनट्रेशन क्लोरीन की यूज़ करनी है, ठीक है, और अगर आपने सब्सटीट्यूशन करनी है तो आपने उसकी कम कंसनट्रेशन यूज़ करनी है, यानी टेम्परेचर और ये कंसनट्रेशन ऑफ Cl2 इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर एडिशन के चांसेस हैं, ये कम यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन के, लो टेम्परेचर पे करेंगे तो एडिशन के चांसेस हैं, हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो सब्सटीट्यूशन के चांसेस होंगे। ओके, रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद क्लोरीन, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, एडिशन प्रोडक्ट भी और सब्सटीट्यूशन भी, तो अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या सिचुएशन होती है। अब याद रखना है कि हाई टेम्परेचर एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन के बेस पे हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी हमने ये कहा कि जब हाई टेम्परेचर लो कंसंट्रेशन हम यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास जो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होगा और एडिशन प्रोडक्ट कम होगा, क्योंकि हम सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं इस वक्त। हमारा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में हम सब्सटीट्यूशन वाला रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एडिशन वाला नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास प्रोपीन है और हाई टेम्परेचर और लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इसके साथ हम लेंगे, यानी हाई टेम्परेचर पे इसका रिएक्शन करवाएंगे और क्लोरीन जो है वो उसको हम कम अमाउंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें तो ज़ाहिर है पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो फ्री रेडिकल इसमें जब ऐड होगा तो डेफिनेटली, सॉरी ऐड नहीं होगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यानी एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा इधर रेडिकल की फॉर्म में, HCl बन जाएगा, HCl निकल जाएगा और इधर रेडिकल। ये देखें एलाइल फ्री रेडिकल, अभी हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर में डिस्कस किया था, ये स्टेबल होता है, ठीक है। एलाइलिक फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर आप एक और Cl2 मालिक्यूल यूज़ करें, एक रेडिकल इसको मिलेगा तो यहाँ पे इसका क्लोरीन आ जाएगा तो ये एलाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब ये सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ से सब्सटीट्यूट हो गया क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो फ्री रेडिकल बना है ये एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम CH3 ग्रुप बना है, ठीक है। और इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास ये विनाइल टाइप फ्री रेडिकल बनेगा। याद रखना है कि विनाइल टाइप फ्री रेडिकल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है।
ये अनस्टेबल है क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस वाला फैक्टर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब बना कैसा है? दिस फ्री रेडिकल इज फॉर्म बाय एडिशन ऑफ क्लोरीन ऑन टर्मिनल पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब आप देखें यहाँ पे दो पोजीशन है, तो एक क्लोरीन यहाँ पे लेट से ऐड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंडरी टाइप का फ्री रेडिकल आपको मिल गया। तो अब ये फ्री रेडिकल भी ये फ्री रेडिकल इसके मुकाबले में लेस स्टेबल है, तो इस वजह से जाहिर है जब इंटरमीडिएट रिएक्शन का लेस स्टेबल होगा तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट कम बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि इसमें ये प्रोडक्ट यानी एडिशन वाला प्रोडक्ट बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा, क्योंकि आप रिएक्शन हाई टेम्परेचर और लो कंसंट्रेशन आप क्लोरीन पे देख रहे हैं। तो याद रखना है कि हाई टेम्परेचर लो कंसंट्रेशन पे आपका एडिशन प्रोडक्ट के चांसेस नहीं होते बल्कि सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट जो पॉसिबल है, दूसरा सीएल आएगा डेफिनेटली यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, किसके पास है। ओके, इट इज फाउंड दैट एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री, यानी ये हाई टेम्परेचर है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन अकर टू द टोटल एक्सक्लूजन ऑफ एडिशन। इसका मतलब क्या बन रहा है कि अगर आप 450 से 500 तकरीबन 400 से ऊपर जब भी आप जाते हैं तो फिर एडिशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी क्योंकि मैकेनिज्म फ्री रेडिकल फेवरेबल हो जाता है। तो फ्री रेडिकल में आपने अभी ये देखना है कि स्टेबल कौन सा है। फ्री रेडिकल में ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इस वजह से इसमें एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम बनता है, सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। बल्कि यहाँ पे तो ये कहा गया है कि यानी इस टेम्परेचर पे जो है ना वो टोटली आपके पास सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, यानी इतना कम बनेगा बल्कि न होने के बराबर बनेगा, तो हम यही कह देते हैं जी वो तो बन ही नहीं रहा, हमारे पास सिर्फ सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट ही बन रहा है। ठीक है, कंडीशन याद रखनी है, हाई टेम्परेचर एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, मीन के क्लोरीन कम यूज करना है। This is because the allylic radical obtained by hydrogen abstraction is more stable due to resonance than the vinyl free radical। already मैंने बता दिया आपको वो इतना stable नहीं है। Low temperature and greater concentration of chlorine gives addition product is measure 1, while high temperature and low concentration of halogen gives substitution product is measure 1। ठीक है, अगर आप हाई टेम्परेचर और लो कंसनट्रेशन लेंगे तो सब्सटीट्यूशन, और अगर आप लो टेम्परेचर और हाई कंसनट्रेशन देखें, आपने अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा कर ली तो डेफिनेटली फिर आपके पास एडिशन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कंसनट्रेशन कम कर ली तो सब्सटीट्यूशन के चांस ज़्यादा। इस तरह आपने टेम्परेचर ज़्यादा किया तो आपके पास किसके चांस ज़्यादा होंगे, सब्सटीट्यूशन के। कम किया तो एडिशन के चांस ज़्यादा होंगे, ये याद रखना है। हाई टेम्परेचर एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन फेवर्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि अब मसला क्या होता है, जब टेम्परेचर आप हाई रखेंगे और कंसंट्रेशन लो रखेंगे तो फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के चांस ज़्यादा होते हैं। तो फ्री रेडिकल में ज़ाहिर स्टेबिलिटी आपको बता दी है एलाइलिक की ज़्यादा है कंपेयर टू विनाइल फ्री रेडिकल, तो इस वजह से सब्सटीट्यूशन वाला फ्री मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की वजह से फेवरेबल होगा, वाइल लो टेम्परेचर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन फेवर्स पोलर मैकेनिज्म। ज़ाहिर है क्योंकि जब आप लो टेम्परेचर यूज़ करेंगे और हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलिजन तो एडिशन रिएक्शन होगा, बट एडिशन का जो मोस्ट फेवरेबल मैकेनिज्म होता है वो पोलर मैकेनिज्म होता है। तो पोलर मैकेनिज्म ज़ाहिर है टोटली डिफरेंट है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है एक केस में, एक में पोलर मैकेनिज्म है। तो पोलर मैकेनिज्म का और क्राइटेरिया है और ये जो फ्री रेडिकल है इसका डिफरेंट क्राइटेरिया। ठीक है, तो प्रोसीड थ्रू साइक्लोहेलोनियम आयन, ये भी आपने याद रखना है, साइक्लिक हेलोनियम आयन। इसमें चूंकि जब आप एडिशन करते हैं डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन की क्लोरीन की, तो आपने देखा होगा उसमें साइक्लिक एलोनियम आयन बनता है। ठीक है, तो उसका एक डिफरेंट मैकेनिज्म है बिल्कुल। तो उस केस में एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा जब आप लो टेम्परेचर रखेंगे, और लो टेम्परेचर के केस में मैकेनिज्म पोलर मैकेनिज्म होता है, यानी सिंपल एडिशन रिएक्शन के जो मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं वो यहाँ पे होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट कौन सा हासिल करना है। याद रखिएगा, अगर आपने सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट हासिल करना है, मीन कि आप जो है वो अल्काइल एलाइल एलाइड बनाना चाहते हैं, यानी एलाइल क्लोराइड बनाना चाहते हैं, तो एलाइल क्लोराइड के लिए आपने हाई टेम्परेचर और लो कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन यूज करना है, याद रखना है। ठीक है, और अगर आप लेट से रिएक्शन में क्या बनाना चाहते हैं, आप एडिशन प्रोडक्ट यानी वैसिनल डाइलाइड आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वैसिनल डाइक्लोराइड लेट से आप बनाना चाहते हैं, तो आपने फिर लो टेम्परेचर और हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन यूज करना है, याद रखना है। ओके,
रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद क्लोरीन, हाई टेम्परेचर एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, कि अगर आप हाई टेम्परेचर लो कंसंट्रेशन, जैसा कि ऑलरेडी आपको बता दी है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मैकेनिज्म आपका पोलर होगा, पोलर मैकेनिज्म। ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है डबल बॉन्ड Cl पे अटैक करेगा। ठीक है, एक Cl टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा, फिर जो Cl जो है वो उसका जो लोन पेयर है वो जो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे आएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी Cl ने ले लिया, इसके ऊपर यानी ये लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा टेम्परेरी। तो अब ये साइक्लिक एलोनियम आयन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इस साइक्लिक एलोनियम आयन चूंकि इसकी स्टेबिलिटी के लिए बनता है, तो इसमें ये होता है कि ज़ाहिर है चूंकि जिस साइड पे एक क्लोरीन पहले ऐड होता है उसी साइड पे दूसरा नहीं आएगा, दूसरा हमेशा अपोजिट साइड से आता है। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ये एंटी एडिशन होती है। एलोजिनेशन जो होता है, यानी जब आप हेलोजन को डबल बॉन्ड पे ऐड करते हैं तो उसको हम एंटी एडिशन भी कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि साइक्लिक एलोनियम आयन जो है वो प्रूव है एंटी एडिशन का, ये बनता है चूंकि ये जब बन जाता है तो दूसरा क्लोरीन डेफिनेटली बैक साइड से ही अटैक करेगा। अब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिहाज से देखें तो अगर एक क्लोरीन एक साइड से अटैक करता है डबल बॉन्ड की, तो दूसरा दूसरी साइड से अटैक करता है, यानी दोनों सेम साइड से अटैक नहीं करते। लेकिन ये कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन हम किस कंडीशन में कर रहे हैं, लो टेम्परेचर और ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। तो इसमें एडिशन प्रोडक्ट मेजर हो गए, यानी ज्यादा बनेगा। क्लोरीनेशन इज इनहिबिटेड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब आपने याद रखना है कि जब एक क्लोरीन किसी अल्केन में आ जाता है तो फिर वो ज़ाहिर अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, तो उस क्लोरीन की वजह से अब उसकी रिएक्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो चूंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो रिएक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, यानी ज़ाहिर रेडिकल बनेगा तो रेडिकल जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो रेडिकल अनस्टेबल हो जाएगा, उसकी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फर्दर उसे डेफिशिएंट बना देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या हुआ जी, 1 क्लोरोब्यूटेन। इसमें मोस्ट सूटेबल पोजीशन कौन सी बन रही है, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट सूटेबल पोजीशन है। अगर यहाँ पे आप देखें इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है रिलेटिव रेट इसका कम बन रहा है, यानी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इसमें जस्ट 3% चांस जो है ना इसके ऊपर रिएक्शन के बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 50% बन रहे हैं, तो इसमें रिएक्टिविटी इस CH बॉन्ड की ज़्यादा है, इसकी कम है, इसका फ्री रेडिकल लीस्ट स्टेबल होगा। वाई, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यहाँ पे चूंकि 2 डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं और ये है भी दूर। ठीक है, अब इसमें चूंकि डोनेटिंग ग्रुप एक ही होगा और इसमें हाइपर कंजुगेशन के चांस भी ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ पे देखें 2 और 3 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, रेडिकल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दिस इज मोस्ट सूटेबल पोजीशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे इफेक्ट कम फील होगा और बाकी फैक्टर के लिहाज से ये मोस्ट सूटेबल पोजीशन है। ओके जी, अदर क्लोरीनेटिंग एजेंट। ठीक है, क्लोरीनेशन के लिए दूसरे क्लोरीनेटिंग एजेंट भी यूज़ हो सकते हैं। तो टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइट, ठीक है, इसको भी आप क्लोरीनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्लोरीन मौजूद है, ये लाइट की मौजूदगी में मोलेटिकली ब्रेक होगा और इसका फ्री रेडिकल अल्कोक्सी फ्री रेडिकल साथ क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद जो RH है किसी भी मालिक्यूल का यानी CH बॉन्ड जो है उसका यूज़ होगा। तो जनरली एक RH ऑर्गेनिक मालिक्यूल हमने कंसिडर किया, तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करेगा, H को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो R फ्री रेडिकल बनेगा। अब जो ये आप ये कह सकते हैं ये रेडिकल इनिशिएटर है अभी। ठीक है, तो उसके बाद जब R फ्री रेडिकल जो है दूसरे टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे क्लोरीन निकाल देगा और उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये फ्री रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर इस RH के ऊपर अटैक करेगा, फिर जो बनेगा वो दूसरे पर, इस तरह ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का चेन रिएक्शन होता है जब तक टर्मिनेशन नहीं होती। तो इसका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, यानी इससे आपके पास यहाँ पे बीच में 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बनेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे भी आप अल्काइल क्लोराइड ही बना रहे हैं, यानी ये रिएक्शन भी अल्काइल क्लोराइड की सिंथेसिस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल बाय ब्रोमीन। तो ब्रोमिनेशन इज सिमिलर टू क्लोरीनेशन, हाउएवर 2 मेन डिफरेंसेस वर ऑब्जर्व। इनमें 2 मेन फर्क होता है ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन में। वैसे ये मैकेनिज्म जनरली सेम ही होता है। ब्रोमिनेशन चेन प्रोपगेशन इज मच लोअर and shorter than chlorination because the hydrogen abstraction of bromine is reversible step due to the greater strength of HBr। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि चूंकि जब यहाँ पे ब्रोमीन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी प्रोपगेशन वाले स्टेप में डेफिनेटली यहाँ पे ये होना है, तो इस केस में क्या होता है कि चूंकि HBr की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम, मतलब यू कैन से दैट इट इज मोर एसिडिक।
इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। तो ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन इसके फिर ये रिएक्शन इतना फेवरेबल नहीं होता। यानी हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्रोपगेशन है वो स्लो होगा। ज़ाहिर है रिएक्शन रिवर्सिबल है, डेफिनेटली स्लो होगा। और उसके साथ साथ जो है वो चेन रिएक्शन, जिस तरह क्लोरीनेशन में लॉन्ग चेन रिएक्शन होता है, इस तरह यहाँ पे यानी ज़्यादा देर के लिए चेन रिएक्शन चलता रहता है। तो यहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा देर के लिए चलना मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि रिएक्टिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है, तो इस वजह से। और दूसरा HBr जो है वो रिवर्सिबल हो रहा है, रिएक्शन को रिवर्स कर रहा है। ठीक है, फर्दर ब्रेक हो जाएगा, यानी ब्रेक होकर दोबारा इससे ब्रोमीन बनने के चांसेस है। सो दिस स्टेप इज यूजुअली एंडोथर्मिक। ठीक है, यानी यहाँ पे फिर ये आमतौर पर क्या होता है कि वैसे तो हम कहते हैं ना प्रोपगेशन जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन यहाँ पे वो एंडोथर्मिक हो जाता है ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस में ये सबसे पहले ब्रोमीन है, इसकी हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होमोलाइटिक क्लीवेज कर रहे हैं ईट या लाइट की ड्यूटी में ब्रोमीन रेडिकल प्लस 193 किलो, जो एंडोथर्मिक स्टेप है। उसके बाद आप हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें प्लस 46। अब हमने क्लोरीन में देखा था, वहाँ पे ये माइनस था, इनके एक्सोथर्मिक था। अब ये एंडोथर्मिक स्टेप है, हालांकि प्रोपगेशन स्टेप है। और यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी एरो देख सकते हैं आप, यानी ये दोबारा ब्रेक होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ब्रोमीन फ्री रेडिकल अगेन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, की वजह से, और ओवरऑल रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रोपगेशन वाला स्टेप इतना फेवरेबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये शार्टर चेन रिएक्शन होगा, ये लॉन्गर चेन रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ज़्यादा देर के लिए फिर कंटिन्यू नहीं रह सकेगा। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो फिर जो फर्दर रिएक्शन है, अब ज़ाहिर एक फ्री रेडिकल है वो ब्रोमीन के साथ मिल रहा है, तो ये स्टेप यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें RBr और साथ Br रेडिकल, यानी एक Br R के साथ मिलके, तो रिएक्शन किसके लिए यूज होता है, सिंथेसिस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड। याद रखिएगा, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन सिंथेसिस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड के लिए यूज होता है। ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव एंड मोर सिलेक्टिव। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ब्रोमीन की चूँकि रिएक्टिविटी कम है तो उसकी सिलेक्टिविटी फिर ज़्यादा है, यानी वो फिर जिस तरह हमने क्लोरीन में कहा था कि टर्शियरी पे आसानी से अटैक करता है, तो ब्रोमीन और आसानी से अटैक करेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक प्राइमरी हमने ले लिया, मतलब इसमें प्राइमरी CH को हम ले रहे हैं, इसमें सेकेंडरी को ले रहे हैं, इसमें हम टर्शियरी को ले रहे हैं। अब प्राइमरी CH के ऊपर ब्रोमीन के चांसेस सबसे कम होते हैं। ठीक है, रिलेटिव रेट ऑफ फॉर ब्रोमिनेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर इसका रिलेटिव रेट 1 है तो इसका जो सेकेंडरी के CH को होता है वो 80 होता है, और इसका 1600 बहुत ज़्यादा यानी इसका रेट है। तो इसकी वजह ये है कि अब ये रेट, ज़ाहिर है अगर टर्शियरी में रेट ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है सिलेक्टिविटी, जितना ज़्यादा रेट होगा इसके मुकाबले में या इसके मुकाबले में, तो इसका मतलब उसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये केस हमने क्लोरीन में देखा था, वहाँ पे इतना ज़्यादा फ़र्क उनमें नहीं था, फ़र्क ज़रूर था, ज़ाहिर टर्शियरी वहाँ पे भी ज़्यादा फेवरेबल है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं था जितना यहाँ पे। अगर आप देखें 180 और 1600, ठीक है, तो गिव्स मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। वजह क्या है कि इसका फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा, इसका फ्री रेडिकल लीस्ट स्टेबल होगा। इन ब्रोमोसक्सीनेमाइड एज ब्रोमिनेटिंग एजेंट। अब जाहिर है आप देखें, आपने क्लोरीनेशन पढ़ी है। क्लोरीनेशन दो तरह हो सकती है, फ्री क्लोरीनेशन भी होती है, मीन कि फ्री क्लोरीन भी आप यूज़ कर सकते हैं Cl2 की फॉर्म में, और उसका कोई कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ब्रोमिनेशन जो है उसमें भी आप दो तरह कर सकते हैं, फ्री ब्रोमीन या आप उसका कोई कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रोमीन वाला कंपाउंड जो ज़्यादातर ब्रोमिनेशन के लिए यूज़ होता है वो है N-ब्रोमोसक्सीनेमाइड, NBS भी इसे कहते हैं, और ये एक अच्छा ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, वेल नोन ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। यहाँ पे NBS एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड, ठीक है। सक्सीनेमाइड क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ये सक्सीनेमाइड हो जाता है। ठीक है, सक्सीनिक एसिड से आमतौर पर बनता है। तो एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड को जब हम साइक्लोहेक्सीन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये चूँकि एलाइलिक हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक है, तो ये रेडिकल की फॉर्म में आसानी से निकल सकता है। जब ये रेडिकल के फॉर्म में निकलेगा तो जाहिर है ये रेडिकल फिर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, तो इसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनने के फिर चांस होता है। तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी ये देखें ये CH बाहर पोजीशन। तो अब यहाँ पे वो जो स्टेबिलिटी आर्डर हमने फ्री रेडिकल का देखा, तो उसके लिहाज से भी अगर आप देखें तो जाहिर है ये वाली पोजीशन ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, यानी इसकी सिलेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसका फ्री रेडिकल यहाँ पे स्टेबल होगा।
CCl4 की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं, लाइट साथ यूज़ करेंगे, CCl4 सॉल्वेंट होगा। सक्सीन एमाइड, क्योंकि नाइट्रोजन ब्रोमीन के साथ खुश नहीं होता, तो वो चाहता है कि मेरे साथ जो है ना वो हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन का उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनता है, तो इसलिए ब्रोमीन यहाँ से निकल जाता है और उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाता है। अब हाइड्रोजन एक्चुअली आएगा कहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन जाएगा और प्रोडक्ट होगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 और ये 85%, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छा रिएक्शन है ये, और हमें 85% अगर ये यील्ड मिल रही है इसकी, तो ये बहुत फेवरेबल रिएक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन विद NBS, NBS के साथ ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म क्या होगा। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि HBr को हम साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, एक्चुअली ये ट्रेस अमाउंट में यूज़ होता है। ट्रेस अमाउंट ऑफ HBr इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए लो एनफ कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन टू फैसिलिटेट और स्टार्ट द एलाइलिक ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अब एलाइलिक ब्रोमिनेशन रिएक्शन के लिए याद रखना है कि HBr को थोड़ा सा आपने पहले शुरू में यूज़ करना है, क्योंकि वही आपके रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसमें जो ब्रोमीन बनेगी वही रिएक्शन को फैसिलिटेट करती है, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ ज़रूर करेंगे। तो अब इसमें होता क्या है, मैकेनिज्म आप देखें। सबसे पहले HBr जब इसके साथ मिलेगा, ठीक है, तो लाइट की मौजूदगी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो H है ये Br के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये H पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें, बल्कि रेडिकल की फॉर्म में आप इनको सब्स्टिट्यूट कर लें, H और Br रेडिकल आप उसमें मिला दें तो HBr बन जाएगा, और जो H है, ठीक है, सॉरी Br रेडिकल आपस में कंबाइन हो गया, H जो है वो नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा। तो इस तरह यानी इसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, किसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन फ्री रेडिकल चला जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा, तो यहाँ पे Br2 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है कि आप ज़ाहिर ब्रोमीन के साथ जब भी Br को साथ मिलाएंगे तो नाइट्रोजन जो है वो H को ले लेता है, ठीक है, और Br को दे देता है, तो Br2 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। Br2 यानी फ्री ब्रोमीन बन जाएगा। अब ये जो फ्री ब्रोमीन है ये फिर लाइट की मौजूदगी में क्या होता है, ब्रेक होता है, फ्री रेडिकल बनाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल N के साथ चला गया, Br रेडिकल Br के साथ आ गया, तो Br2 आपके पास बन गया। अब इसको जब लाइट की मौजूदगी में होमोलैटिक क्लीवेज होगी तो Br रेडिकल, फिर उसके बाद लाइट या हीट कोई भी एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है वो Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पे वो इधर से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो ये एलाइलिक फ्री रेडिकल, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल, क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, ये फ्री रेडिकल इधर भी बन सकता है, ठीक है, डीलोकलाइज होगा, और साथ जब HBr अब इसमें रिएक्ट करेंगे तो HBr यहाँ से निकलेगा इस रिएक्शन, ठीक है। जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है वो यहाँ पे क्या करेगा, Br के साथ Br2 के साथ रिएक्ट करेगा फर्दर, ठीक है। तो आपके पास Br रेडिकल निकलेगा और Br एक यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 बन जाएगा, ठीक है। यानी सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट ये बनेगा, सब्स्टिट्यूशन के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने वो प्रोपीन में रिएक्शन देखा है, तो ऑलमोस्ट ये भी उसी तरह हो रहा है, ठीक है। प्रोपीन की जो क्लोरीनेशन अभी हम कर रहे थे, इट विल बी रीयूज फॉर जनरेशन ऑफ फ्री ब्रोमीन। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये दोबारा, अब आपको देखा ना इधर आपने थोड़ा सा यूज़ किया था, लेकिन ये अब रिएक्शन के दौरान ही बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला जो है वो फर्दर इस मकसद के लिए यूज़ होगा यहाँ पे। और इसके साथ साथ एक और बात कि यहाँ पे जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये फर्दर फ्री रेडिकल रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। या जाहिर है आपको फिर ये वाला स्टेप फिर दोबारा करने की ज़रूरत उस तरह नहीं होती, ठीक है। जाहिर है ये वाला फ्री रेडिकल इधर से यूज़ होगा तो ये फर्दर रिएक्शन को फिर कंटिन्यू करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पे बन रहा है ये भी रीयूज होगा, और साथ जो HBr आपके पास बन रहा है ये भी रीयूज होगा। तो इस वजह से अगर आप देखें तो आपने ये स्मॉल अमाउंट इसकी यूज़ करनी है। बाकी आपका जो ब्रोमीन आना है, ब्रोमीन का जो मेन सोर्स है वो आपके पास ये होगा, दिस वन, ठीक है। इससे ब्रोमीन आता रहता है और यही हमें HBr भी देता रहता है, और करते करते हमारे पास जो एंड में जो प्रोडक्ट है वो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 बन जाता है, ठीक है। याद रखना है दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ NBS, ठीक है। तो एलाइलिक ब्रोमाइड यानी इससे हम बना सकते हैं, दिस इज मोस्ट सुटेबल रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ एलाइलिक ब्रोमाइड।
नंबर 2 इज क्लोरोसल्फोनेशन। ये ओवरऑल सेकंड एप्लीकेशन अभी हम फ्री रेडिकल की पढ़ने जा रहे हैं। If the free radical chlorination is carried out in the presence of sulfur dioxide, as a result, alkyl sulfonyl chloride यानी RSO2Cl is produced during the propagation step। ठीक है, इस ओवरऑल रिएक्शन को फिर हम क्या कहते हैं, फिर क्लोरोसल्फोनेशन। होता क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल पहले बनेंगे लाइट की मौजूदगी में, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन करेगा और आर फ्री रेडिकल सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फर के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। याद रखना है, अब चूंकि ये लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज होगा, एक ये यूज करेगा, तो यहाँ पे आपके पास अब सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन जो कम हुआ वो इधर बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से उसको मिल जाएगा, उसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। जब ये Cl2 इसके साथ रिएक्ट करेगा एक फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे आप देखें अल्काइल सल्फोनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, यानी इसमें से एक क्लोरीन रेडिकल इधर आ जाएगा तो एक यहाँ से निकल जाएगा, जो निकलता है उसको मैंने इधर लिखा हुआ है, यानी -Cl रेडिकल यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास अल्काइल सल्फोनाइल क्लोराइड यानी इसका ये प्रोडक्ट होता है, जिसको यहाँ पे मैंने लिखा है RSO2Cl। तो ओवरऑल रिएक्शन इज क्लोरोसल्फोनेशन। This process is used for production of long chain sulfonic acid for manufacture of detergents। अब चूंकि डिटर्जेंट लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड से आमतौर पर बनता है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, याद रखना है कि आप ये रिएक्शन जो है ना, ये एक एप्लीकेशन है हमारे पास। किसकी एप्लीकेशन है कि हम इससे डिटर्जेंट बना सकते हैं। ज़ाहिर है इसमें हम लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे, तो जो लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड है वो डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज होते हैं। तो अब सल्फोनिक एसिड आप कैसे बनाएंगे, डिटर्जेंट का रिएक्शन तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें हम बेस वगैरह के साथ सल्फोनिक एसिड को कंबाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे आप कि जो हमारे पास क्या है जी, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है जी अल्काइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको आप ट्रीट करेंगे वाटर के साथ, यानी इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH से, तो आपके पास बन जाएगा अल्काइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो अल्काइल सल्फोनिक एसिड को फिर आगे डिटर्जेंट की सेंसेस के लिए आप यूज करेंगे, बेस के साथ ट्रीट करें और वैरायटी ऑफ डिटर्जेंट्स आप बना सकते हैं। इससे वो डिपेंड करता है आप कौन सा आर लें। नंबर 3 एप्लीकेशन इज ऑटो ऑक्सीडेशन, यानी तीसरी एप्लीकेशन है फ्री रेडिकल की ऑटो ऑक्सीडेशन। अब आप ये जितने रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं इनमें देखें बहुत से यूजफुल कंपाउंड बन रहे हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इट इज़ द लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू रेडिकल चेन रिएक्शन। ठीक है, ऑटो ऑक्सीडेशन एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन है, ये इसके लिए आपको कोई हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है आपको कंपाउंड के साथ, मोस्टली CH बॉन्ड रिएक्ट करता है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इंसर्शन ऑफ O2 molecule in CH bond to form hydroperoxide। इट इज़ ऑफन स्टेबल एंड कैन बी आइसोलेटेड, यानी ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड है ये वाला दिस वन, इसको आप आइसोलेट भी कर सकते हैं, किसी हद तक ये स्टेबल भी होता है, लेकिन ये फर्दर यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो CH बॉन्ड है उसमें O2 इंसर्ट हो जाएगा, यानी इसमें यहाँ पे ये फिट हो जाएगा, अपने आप को फिट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन साइड पे आ जाएगा। ठीक है, पहले इस बॉन्ड को तोड़ेगा, फिर इसके अंदर आ जाएगा और हाइड्रोजन साइड पे हो जाएगा। ऑटो ऑक्सीडेशन कैन रेडिली टेक प्लेस एट टर्शियरी बेंजाइलिक एंड एलाइलिक CH बॉन्ड। याद रखना है कि ये भी एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, ये टर्शियरी बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन पे बहुत आसान होता है। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद मैकेनिज्म। अब बेंजल्डिहाइड के ऑटो ऑक्सीडेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि अब आप देखें जैसे इस हाइड्रोजन को हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं ये तो एसिडिटी के लिहाज से देखें तो उसकी पीके बहुत हाई होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें रेडिकल के थ्रू अब इसे निकालना है, तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन करेगा ये क्लोरीन ऑक्सीजन वैसे डायरेडिकल फॉर्म में होता है, तो एक यानी ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो ये एक बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बेंजोइल फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये हाइड्रोपेरोक्साइड फ्री रेडिकल। तो उसके बाद जो बेंजोइल फ्री रेडिकल वो एक और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपके पास एक पेरोक्साइड फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर इधर शिफ्ट हो रही है, मोलैटिक क्लीवेज वाला एरो है,
तो उसके बाद ये जब दूसरे मालिक्यूल बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ज़ाहिर है ये एक रेडिकल है, तो ये रेडिकल इधर से हाइड्रोजन रेडिकल को लेगा, तो आपके पास यहाँ पे इसका ज़ाहिर है ये हाइड्रोजन रेडिकल को जब लेगा तो ये एसिड बन जाएगा फिर पार बेंजोइक एसिड, और यहाँ से क्या निकलेगा साथ ये दिखाई दे रहा है आपको बेंजोइल फ्री रेडिकल। तो ये रिएक्शन को फिर फर्दर कंटिन्यू करेगा आगे, ठीक है। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या है रिएक्शन का? एक तो फ़ायदा ये हुआ पार बेंजोइक एसिड आपने बना लिया। अब उस पार बेंजोइक एसिड को आप बेंजोइक एसिड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बेंजोइक एसिड मोस्ट कॉमन एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कैसे करेंगे आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, यानी आप एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करेंगे, पहले एसिड डालेंगे तो इसका ये वाला ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा। जब ये प्रोटोनेट होगा तो वाटर जहाँ पे जब आके अटैक करेगा जैसे निक्लोफाइल, तो ये गुड लीविंग ग्रुप बन गया, ये यहाँ से निकलेगा H2O2 की फॉर्म में, और आपके पास क्या बन गया जी बेंजोइक एसिड। यहाँ से एक प्रोटॉन भी आप निकाल दें जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, ज़ाहिर है एसिड कैटालाइज्ड है, तो इधर अगर आप प्रोटॉन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रोटॉन मिल जाएगा, यानी यहाँ से आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आप निकाल रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन इनटू फिनोल वाया ऑटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑटो ऑक्सीडेशन के थ्रू आप क्यूमीन को फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, यानी फिनोल की सिंथेसिस में ये रिएक्शन आमतौर पर यूज़ होता है और फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको क्यूमीन भी कहते हैं, इसको जब ऑक्सीजन के साथ आप मिलाएंगे तो यहाँ पे आप देखें कौन सा है CH बॉन्ड, टर्शरी CH बॉन्ड जो है रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसको इसके साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इसका करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्यूमीन को जब आप ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे तो इसका टर्शरी CH जो है वो रिएक्ट करेगा, हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, फिर आप एसिड कैटालाइज रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसका ओवरऑल कन्वर्जन क्या होगी कि इससे आपको जो है ना एक यहाँ पे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव इसका मिल जाएगा, यानी यहाँ पे जो ये वाली पोजीशन है इस पे OH ग्रुप आ जाएगा, तो ये आपके पास ईथर लिंकेज आ रही है, यानी इसमें अब ईथर लिंकेज भी है और OH ग्रुप भी मौजूद है, तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस कंपाउंड को इसकी जब फर्दर एसिड कैटालाइज रिएक्शन आप इसका करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनोल एंड एसीटोन। तो फ़ायदा क्या हुआ इस रिएक्शन का कि इसमें हम फिनोल और एसीटोन हासिल कर सकते हैं, और वैसे ये फिनोल की सिंथेसिस के लिए रिएक्शन यूज़ होता है, ठीक है। यानी सबसे पहले आप क्यूमीन को हाइड्रोपेरोक्साइड में, फिर वो आपने एक इंटरमीडिएट में चेंज होगा। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि एक्चुअली यहाँ पे ये वाला जो एक OH ग्रुप है यहाँ से ये रिमूव हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो राल इसका बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन का किसके साथ बन जाता है, बेंजीन के साथ बन जाता है, यानी इसकी रीअरेंजमेंट सी होती है, और उसके बाद जो है वो जब बेंजीन के साथ बॉन्ड बनेगा तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका जो ग्रुप यहाँ पे आएगा वो कौन सा होगा, OH, और वो ये वाटर से आता है, ठीक है। यानी ये वाला जो OH है ये वाटर के रिएक्शन से आएगा, ठीक है। यानी पहले आपने ये वाला OH निकाल दिया, प्रोटोनेशन करके इसको आप निकाल देंगे, ये वाला जो ऑक्सीजन पॉजिटिव है, फिर ओवरऑल ये ऑक्सीजन पॉजिटिव, यानी इसका इस बॉन्ड का जो है ना वो रिएक्शन ऑक्सीजन पॉजिटिव के साथ हो जाता है, यानी अब यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑक्सीजन पॉजिटिव जो है ना वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट से हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो आपके पास ज़ाहिर है इस पोजीशन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उस पॉजिटिव चार्ज को कवर करने के लिए वहाँ पे वाटर आएगा, तो वाटर की जब आप डीप्रोटोनेशन करेंगे तो उससे OH रह जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे इसको इसकी प्रोटोनेशन करनी है, ठीक है। तो ये प्रोटोनेट होगा तो डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाएगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर उसके बाद जो है ना
ये बॉन्ड किस तरफ ब्रेक होगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन वाली साइड पे ब्रेक होगा, तो इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस जगह पे। तो यहाँ से लोन पेयर जब इधर आएगा तो फिर उसके बाद जो है वो ये डबल बॉन्ड बनेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर प्रोटॉन को आप रिमूव कर दें और आपके पास क्या बन जाएगा, एसीटो और साथ फिनो। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शंस। नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन बहुत कॉमन है। हेलोजन मोस्टली जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ऐड होता है। एडिशन ऑफ हेलोजन टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किस लिए यूज होता है, सेंसेस ऑफ वेसिनल डाइहाइड एंड टेट्राहेलाइड। ठीक है, टेट्राहेलाइड कौन से केस में, जहाँ पे अगर ऑलरेडी आपके पास एक डबल बॉन्डेड कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन मौजूद है। ठीक है, तो आप दो मजीद हेलोजन जब आप उसमें ऐड करेंगे, यानी आपका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में चेंज होगा, तो यू विल गेट टेट्राहेलाइड। Halogens can be added to carbon double bond carbon in the presence of light or radical initiator via free radical mechanism। ठीक है, इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। एग्जांपल इसकी देखें आप, क्लोरीन को डिसोसिएट करें आप, इनिशिएशन, ये रिएक्शन भी 3 स्टेप में होता है। इनिशिएशन, प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएं, फिर उसके बाद क्लोरीन फ्री रेडिकल को आप रिएक्ट करवाएं किसके साथ, यहाँ पे आप इसको रिएक्ट करवाएं, ये आपके पास टेट्राक्लोरोईथीन है। ठीक है, टेट्राक्लोरोईथीन या 1122 टेट्राक्लोरोईथीन भी कह सकते हैं। इसको जब आप इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये फ्री रेडिकल जो है ना, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाए, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, फ्री रेडिकल बन गया। इधर से क्लोरीन आएगा, वो अपना एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इसको देगा, तो आपके पास यहाँ पे हेक्साक्लोरोईथेन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथ क्या बनेगा, क्लोरीन रेडिकल, ये रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू रखेगा। अब चेन टर्मिनेशन कैसे होगा, कोई भी दो रेडिकल जब आप उसमें कंबाइन होते हैं तो चेन टर्मिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला जो फ्री रेडिकल है, इस तरह के अगर एक और फ्री रेडिकल के साथ मिलेगी, आप देखें इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आप उसमें बॉन्ड बना लेगा इधर से। जब यहाँ से ये वाला नया बॉन्ड बने अभी दिस वन, ये न्यू बॉन्ड है अभी। ठीक है, तो आपके पास पॉलीक्लोरो जो है वो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ना, आपके पास टोटल यहाँ पे हर एक के पास 5 क्लोरीन थे, तो अब यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली नंबर ऑफ क्लोरीन क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं 10 हो जाएंगे। ये 5 क्लोरीन वाला था, ये 10 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलीहेलोजनेटेड स्पेशली पॉलीक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं। Reactivity order of halogens: fluorine is more reactive than chlorine, chlorine is more reactive than bromine, bromine is more reactive than iodine। यानी एडिशन रिएक्शन अगर आप देखें तो फ्लोरीन सबसे फास्ट करता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन का रिएक्शन वेगरस होता है और साइड रिएक्शन उसमें चांसेस होते हैं क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। क्लोरीनेशन इज रैपिड विद लॉन्ग चेन रिएक्शन बट एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। वैसे क्लोरीनेशन जो है ना वो रैपिड रिएक्शन है और लॉन्ग चेन रिएक्शन करता है, काफ़ी देर तक चेन रिएक्शन होता रहता है, यानी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल चेन एडिशन रिएक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से चेन रिएक्शन सब्सटीट्यूशन भी है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन सब्सटीट्यूशन भी होता है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन एडिशन भी। यहाँ पे फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन एडिशन होगा। तो अगर आप टेम्परेचर 200 से ज़्यादा करना है, ये 200 तक भी जब आप टेम्परेचर ले जाते हैं तो ये एक हायर टेम्परेचर है। इसमें क्या हो जाता है कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर है कहीं पे भी CH बॉन्ड होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होगी, तो उसकी वजह से आपके पास सब्सटीट्यूशन जो है वो डोमिनेट रिएक्शन हो जाएगा एज कम्पेयर टू एडिशन। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कहीं पे एडिशन आप कर रहे हैं और वहाँ पे सब्सटीट्यूशन के चांस है तो आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होगा वहाँ पे। आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। ठीक है, आयोडीनेशन इसका मतलब आयोडीन की रिएक्टिविटी क्योंकि बहुत कम है तो वो रिएक्शन ही रिवर्सिबल होगा। एडिशन ऑफ HBr टू अल्कीन्स, अल्कीन्स में HBr की एडिशन हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एडिशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं तो एडिशन में सबसे पहले हमने एडिशन ऑफ हेलोजन देखा, अब देखते हैं जी एडिशन ऑफ HBr। तब हाइड्रोब्रोमिक एसिड अल्कीन में ऐड होता है तो किस चीज़ की सेंसेस होती है, सेंसेस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, addition of HBr to unsymmetrical alkene in the presence of peroxide gives Markovnikov product as natural bond। ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि जब आप जो है वो HBr जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड जब
HBr आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करोगे, क्योंकि HBr एक अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो आप अनसिमेट्रिक एल्कीन में ऐड करेंगे तो वहाँ पे मार्कोनी का रूल अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड जब आप रिएक्शन करते हो तो आपके पास मार्कोनी का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा। अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्शन करेंगे तो पेरोक्साइड एक रेडिकल इनिशिएटर होता है, तो फिर ओवरऑल आपका रेडिकल रिएक्शन होगा, तो जिसकी वजह से मैकेनिज्म चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। मीन के मेजर प्रोडक्ट एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट होता है जब पेरोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन किया जाता है। ठीक है, यानी एक ही आप अनसिमेट्रिक एल्कीन लें, उसमें पहले पेरोक्साइड की मौजूदगी में करें तो आपके पास एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट मेजर होगा, फिर आप एब्सेंट ऑफ पेरोक्साइड मीन के पेरोक्साइड के बगैर करें आप रिएक्शन तो वो क्या हो जाएगा, उस केस में आपके पास जो है वो मार्कोनी का प्रोडक्ट मेजर होगा। अब वजह क्या होती है, जब आप मार्कोनी का प्रोडक्ट मेजर के तौर पर बनाएंगे तो वहाँ पे रिएक्शन कौन सा होता है, पोलर मैकेनिज्म होगा, यानी कार्बोनियम आयन बनेगा। और अगर आप पेरोक्साइड की मौजूदगी में कर रहे हैं तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, तो फ्री रेडिकल जो है वो उसका मैकेनिज्म अलग है और जो दूसरा पोलर रिएक्शन उसका मैकेनिज्म अलग है, मतलब दोनों डिफरेंट रिएक्शन। क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट होता है ना, जो उसका कोई प्रोडक्ट जो मेजर होता है या माइनर होता है, वो रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। एज इन द एब्सेंस of peroxide, HBr adds to alkene through polar mechanism, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। while in the absence of peroxide फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। दोनों मतलब चूंकि प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से मैकेनिज्म भी चेंज हो रहा है। therefore during polar mechanism we consider stability of carbonium ion, while in radical mechanism we consider the stability of free radical। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एक केस में आपने फ्री रेडिकल को कंसिडर करना है, एक में आपने कार्बोनियम आयन। In polar mechanism hydrogen adds first, while in radical mechanism Br adds first। ठीक है, अगर आप पोलर मैकेनिज्म कर रहे हैं तो हाइड्रोजन पहले ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कर रहे हैं तो फिर Br पहले ऐड होगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आप देख सकते हैं सबसे पहले पेरोक्साइड फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, इसका ये जो R अल्कोक्साइड फ्री रेडिकल है ये HBr के साथ, देखें अब HBr जो है ना इसका पहले ही रिएक्शन रेडिकल इनिशिएटर के साथ ही हो जाता है, तो RO रेडिकल यानी जो फर्स्ट रेडिकल आपका बनेगा उसके साथ ही इसका रिएक्शन हो जाएगा, तो अल्कोहल बन जाएगा, साथ ब्रोमीन रेडिकल। अब ये ब्रोमीन रेडिकल सबसे पहले ऐड होगा। हमने क्या कहा था कि जब पोलर मैकेनिज्म होता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव पहले ऐड होता है, और जब रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो Br रेडिकल पहले ऐड होता है। अब यहाँ पे देखें ये ऐड हो रहा है, उसके बाद जब ये ऐड होगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ इधर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से ऑलरेडी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो गया, तो आपके पास यहाँ पे ये कौन सा रेडिकल बना है जी, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, जो कि मोर स्टेबल है। अगर आप Br को इधर ऐड करते हो तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता है जो कि लीस्ट स्टेबल होता है, यानी उसकी स्टेबिलिटी कम होती तो वो फेवरेबल नहीं था। फिर HBr जब इसको हाइड्रोजन रेडिकल देगा तो आपके पास एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं दिस इज एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट, क्योंकि मार्कोनी का प्रोडक्ट वो होता है जिसमें जो आपका आमतौर पर जो नेगेटिव ग्रुप होता है वो उस कार्बन पे जाता है जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उस पे जाता है जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन कहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपोजिट पोजीशन पे आ रहा है, इसको इधर आना चाहिए था अगर मार्कोनी का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो। ओके, Br radical. Br atom being large in size attaches itself preferably to the less standard size, that is least substituted carbon atom of the double bond। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों ये इस पोजीशन पे आसानी से आएगा, एक तो उसका फ्री रेडिकल भी स्टेबल होगा, वो ऑलरेडी हमने बात कर ली। उसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि Br का साइज बड़ा होता है और वो हमेशा उसी साइड से जाता है जहाँ पे स्टीरिक इफेक्ट के चांसेस कम होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, proton of HBr attacks the double bond in first step, for which the steric effect is not important। जाहिर है मतलब वो पहले ही स्टेप में अटैक करता है तो उसके लिए स्टेरिक इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन आयन इज स्मॉल इन साइज। जाहिर है Br का और हाइड्रोजन का मुकाबला नहीं करवा सकते, Br का साइज बड़ा है। while in the presence of peroxide Br attacks at double bond। ठीक है, तो Br का साइज बड़ा है तो इसीलिए वो उसी साइड से अटैक करेगा जिस साइड पे स्टेरिक इफेक्ट कम होगा। In the absence of peroxide, carbonium ion formed as intermediate, while in the presence of peroxide,
फ्री रेडिकल इज फॉर्म। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम और फ्री रेडिकल वो तो सेम होता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ओके, नाउ अमॉन्ग हैलोजन एसिड ओनली HBr एड्स टू अल्कीन वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हैलोजन एसिड में अगर आप देखें तो सिर्फ HBr जो होता है ना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ऐड होता है, बाकी जो होते हैं वो पोलर मैकेनिज्म के थ्रू ऐड होते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो ये फर्स्ट स्टेप है इसका, यानी सबसे पहले हैलोजन फ्री रेडिकल आपके पास, जिस तरह वहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना था, अब ये याद रखें यहाँ से आगे। ठीक है, ये Br फ्री रेडिकल है, उसके बाद ये यूज हो रहा है। ये देखें एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप ये हो गया, ये दो स्टेप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं स्लाइड में। ठीक है, तो पहले स्टेप में लेट्स से हैलोजन जो फ्री रेडिकल है वो इथीन में ऐड हुआ तो एक रेडिकल बन जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में इसी इथीन के साथ, यानी ये वैल्यूज ली हुई है, तो जब ये हाइड्रोजन इसको देगा तो आपके पास यहाँ पे ये क्या अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब जब आप HF यूज करेंगे तो जाहिर है जो X होगा वो F होगा। ठीक है, यानी फ्लोरीन होगा। तो उसमें जो ये जो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि ये जो स्टेप यहाँ पे पहला स्टेप जो है ये यहाँ पे क्या आ रहा है जी, ये डेल H1 का क्या मतलब है, ये पहले स्टेप की जो हीट चेंज की वैल्यू है वो -188 किलो जूल पर मोल, यानी पहला स्टेप एक्सोथर्मिक है। ठीक है, किस वक्त जब आप HF यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे जो X होगा वो आपका फिर F होगा। इसी तरीके से दूसरा स्टेप इसका क्या होगा, ये वाला, ये एंडोथर्मिक होगा 155 किलो जूल। इसमें देखें जब आप HCl यूज करेंगे तो आपका जो पहला स्टेप है, यानी यहाँ पे फिर ये Cl हो जाएगा, तो पहले स्टेप में आपका जो एनर्जी रिलीज हो रही है -104 ओवरऑल, दिस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, लेकिन इससे कम एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस स्टेप इज एंडोथर्मिक। उसके बाद HBr जब आप ऐड करेंगे तो HBr का ये वाला स्टेप तो एक्सोथर्मिक है और इसके साथ साथ ये वाला स्टेप भी एक्सोथर्मिक होगा। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे फिर X क्या होगा, Br होगा। ज़ाहिर है आप HBr की एडिशन शो करेंगे तो ये फिर Br होना चाहिए, तो फिर इस केस में याद रखना यानी ये HBr होगा। तो इस केस में ये वाला जो स्टेप इसका है और ये जो स्टेप है दोनों की, यानी इसको डेल H1 इसकी वैल्यू ले लेंगे, इसकी डेल H2 ले लेंगे, डेल H1 और डेल H2 दोनों क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, यानी ये दोनों स्टेप इसके एक्सोथर्मिक है। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन के HBr क्यों फ्री रेडिकल के थ्रू सिर्फ HBr ही ऐड होता है, क्योंकि इसके दोनों स्टेप क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। बाकी अगर आप देखें तो किसी में एक स्टेप एंडोथर्मिक है, एक एक्सोथर्मिक है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें दोनों स्टेप क्या हो, एक्सोथर्मिक हो। तो जाहिर है दोनों स्टेप अगर एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब है कि ये स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन जा रहा है, इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, जो चीज़ बनेगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, स्टेबिलिटी का फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। तो इस वजह से ओवरऑल अगर आप देखें तो -21 किलो जूल एक्सोथर्मिक और ये भी एक्सोथर्मिक। तो दिस इज द मेन रीजन, ये आपने याद रखना है कि इसके चूंकि दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं तो इसलिए ये फेवरेबल है। अब यहाँ पे आयोडीन के केस में देखें, यहाँ पे HI यूज करेंगे तो XI हो जाएगा, तो इसमें +20 किलो जूल मीन की ये एंडोथर्मिक हो गया और ये भी एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, तो इस वजह से HBr ही ज़्यादातर एडिशन जब करता है तो अल्कीन में वो फ्री रेडिकल के थ्रू करता है, बाकी जो होते हैं वो पोलर मैकेनिज्म के थ्रू आसानी से करते हैं। एडिशन ऑफ CCl4। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एडिशन रिएक्शन में तीसरा एडिशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं अभी, ओवरऑल एडिशन की तीसरी एग्जांपल आप देख रहे हैं, एडिशन ऑफ CCl4। इसमें जो है वो हम क्या कर रहे हैं जी कि ये भी 3 स्टेप में होता है। इनिशिएशन में एक क्लोरीन रेडिकल आप निकालेंगे, अब चूंकि आपके पास हाइड्रोजन तो है नहीं है यहाँ पे, ज़ाहिर है इसी का आपने Cl निकालना है। ठीक है, अब यही समझ लें कि यही फर्दर आगे आपके लिए यूज होगा, तो CCl3 रेडिकल और Cl रेडिकल, उसके बाद प्रोपगेशन करें, इस रेडिकल को डबल बॉन्ड के साथ मिलाएं तो आपके पास ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये देखें ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो जब CCl4 यूज करेंगे तो CCl4 जो है इसको क्या कर देगा, एक Cl दे देगा। ठीक है, साथ क्या निकलेगा इससे, CCl3 रेडिकल, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 111 ट्राइक्लोरो 2 क्लोरोमिथाइल ऑक्टेन, 90% यील्ड होती है इसकी, याद रखना है, दिस इज मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन। ठीक है, इसकी सिंथेसिस अगर आपने करनी है तो आप इस तरह इस रिएक्शन को कर सकते हैं। एडिशन ऑफ CBr4 भी इसी तरह सेम मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, उसको भी आप ट्राई कर लें। नंबर 5 इज होमोलैटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जब बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन किसी
दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो वो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की सबसे कॉमन एग्जांपल होती है। यानी किसी भी एरोमेटिक रिंग से, लेकिन मोस्ट कॉमन जो एरोमेटिक रिंग है वो बेंजीन होता है। तो यहाँ पे हम बेंजीन के हाइड्रोजन को रेडिकल के फॉर्म में निकालते हैं, और जो नया ग्रुप आता है वो भी रेडिकल की फॉर्म में आता है। तो इसलिए यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो फिर होमोलैटिक क्लीवेज होगी। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं, ज़ाहिर है एक हाइड्रोजन जा रहा है, दूसरा ग्रुप आ रहा है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन होमोलैटिकली जा रहा है तो ये होमोलैटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मीन होमोलैटिक क्लीवेज होगी। ओके, उसके बाद ये आर है मीन कोई भी फ्री रेडिकल है, ठीक है। उसको आप जब इसमें सबसे पहले वो ऐड होता है, अब उसका ऐड होना मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो ऐड होता है तो अब बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। तो लेट्स से इस डबल बॉन्ड पे वो ऐड हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन जब वो इधर से यूज करेगा तो आर है, यानी इधर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है जिसको यहाँ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ आपको नजर आ रहा है। तो अब ये आर है ऐड हो गया, उसके बाद क्या होगा इसमें, यानी आप ये कह सकते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होता है, यानी पहले रेडिकल ऐड होता है तो फिर वो जो हाइड्रोजन बाद में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेडिकल ऐड हो गया तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा जो कि रेजोन स्टेबलाइज्ड होगा। अब ये रेडिकल डीलोकलाइज होगा, यानी ये इस कार्बन के अलावा बाकी सब कार्बन पे ये डीलोकलाइज होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चूंकि sp3 कार्बन है तो इसलिए इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इधर डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक डीलोकलाइजेशन हो सकती है। तो उसके बाद जब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो कि फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल अभी नहीं है, ये एरोमेटिसिटी इसकी लॉस हो चुकी है, तो ये दोबारा अपने आप को एरोमेटिक बनाना चाहता है। तो अब एरोमेटिक बनाने का क्या तरीका है कि ये यहाँ से अपने हाइड्रोजन को निकालेगा, क्योंकि अगर इसको लेट से यहाँ पे आप एक और रेडिकल ऐड कर देते हो तो एडिशन हो जाएगा, जब एडिशन करेगा तो उसकी जो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। अब ये एरोमेटिसिटी को बहाल करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकालेगा, तो जब निकलेगा तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आप इससे बना सकते हैं, ठीक है, एरोमेटिक होमोलैटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, दिस इज एक्चुअली दिस शुड बी फर्स्ट, ये 1 है, ठीक है, यानी ये एरोमेटिक होमोलैटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की ये पहली एग्जांपल होगी, इसको 1 कर लें। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक रेडिकल इनिशिएटर होना चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ये रिएक्शन किसी इनिशिएटर से ही आपने करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक रेडिकल आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक रेडिकल आप कहाँ से लाएंगे, ज़ाहिर है आपको कौन सा रेडिकल चाहिए डिपेंड करता है। अब आपको फिनाइल रेडिकल चाहिए, तो आपने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि फिनाइल रेडिकल परऑक्साइड वगैरह से हम उन्हें बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब आप हिस्सा कनेक्ट परऑक्साइड को आप ब्रेक करेंगे तो आपके पास ये कार्बोक्सी फ्री रेडिकल बनेगा आपके पास, और पेयर ऑफ फ्री रेडिकल है तो 80 to 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे, यानी थर्मोलाइसिस है। तो उसके बाद आपने इसको होमोलैटिक क्लीवेज फर्दर करनी है, तो यहाँ पे एक स्टेबल मॉलिक्यूल निकल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिनाइल फ्री रेडिकल। फिनाइल फ्री रेडिकल अब यहाँ पे जिस तरह हमने कहा था ना कि आर है फ्री रेडिकल, अब यहाँ पे हम फिनाइल ले रहे हैं, स्लो स्टेप होगा, ये इधर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड होगा तो आपके पास ये फ्री रेडिकल, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इधर आएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, यू विल गेट बायोफिनाइल। तो रिएक्शन किसके लिए यूज होता है, सिंथेसिस ऑफ बायोफिनाइल के लिए, यानी पहले आपके पास एक फिनाइल रिंग था, अब आपने 2 फिनाइल रिंग आप उसमें लिंक कर लिए हैं, ये भी एक बेंजीन रिंग यानी फिनाइल रिंग आप इसे कंसिडर करेंगे। तो एज यूजुअल ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ऑलरेडी हमने जनरल रिएक्शन में ये डिस्कस कर लिए। ज़ाहिर है जब यहाँ पे आप एक और ये वाला रेडिकल लेंगे ना, तो उसके बाद आपके पास जो है वो बेंजीन निकलेगा यहाँ से। ज़ाहिर है आपने इसको हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना है, तो ज़ाहिर है रेडिकल के साथ मिलाएंगे तो वो निकलेगा, ठीक है, और ये वाला रेडिकल अगर बॉन्ड बनाएगा तो दोबारा इसकी एरोमेटिसिटी बहाल हो जाएगी। ओके, सेकंड एग्जांपल एरोमेटिक होमोलैटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, होमोलैटिक एल्काइलेशन। आप बेंजीन की एरोमेटिक रिंग की अल्काइलेशन भी कर सकते हैं। अल्काइलेशन कैसे होगी, जब कोई आप अल्काइल ग्रुप, वहाँ पे आप एराइल ग्रुप लेके आ रहे थे, अब आप अल्काइल ग्रुप लेके आएंगे। अब आपने पढ़ा था कि अल्काइल का सोर्स ये होता है, ठीक है, इसको मोलेटिकली ब्रेक करें, उसके बाद यहाँ से फर्दर क्लीवेज करें, CH3 रेडिकल, अगर मिथाइल आप लेके आना चाहते हैं। अब आप एग्जांपल देखें, TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, अब इसकी 2 ही पोजीशन है जो अनऑक्युपाइड है, ये और ये, ठीक है। तो इनमें से एक पोजीशन को हम ऑक्युपाई करना चाहते हैं, तो हम मिथाइल फ्री रेडिकल लाएंगे। अब वैसे अगर आप देखें ना,
तो अब ज़ाहिर है ये तो क्या है, मेटा डायरेक्टर है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके लिहाज से ये पोजीशन मेटा बन रही है जो कि सूटेबल नहीं है, इसके लिहाज से ऑर्थो बन रही है जो कि सूटेबल नहीं है। तो इस अगर आप वैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन करें तो वो उस लिहाज से फेवरेबल नहीं है, लेकिन फ्री रेडिकल के थ्रू आप मिथाइल यहाँ पे आसानी से लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब मिथाइल ऐड होगा तो रेडिकल डेफिनेटली इधर बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये रेडिकल रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा। उसके बाद जब नेक्स्ट पास स्टेप होगा और ये यहाँ से क्या होगा जी, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, दोबारा ये एरोमेटिक हो जाएगा। और मिथाइल जब एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगा, दूसरा मिथाइल, यहाँ दो आप बनाएंगे ना, तो मिथाइल, एक मिथाइल इधर यूज हो जाएगा, एक इधर, तो आपके पास मीथेन बन जाएगा। हाइड्रोजाइलेशन, हाइड्रोजाइलेशन मीन के बेंजीन के हाइड्रोजन रेडिकल को आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल ऑफ बेंजीन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज नोन एज हाइड्रोजाइलेशन। तो बेंजीन की हाइड्रोजाइलेशन हम देख रहे हैं, सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप बनाएंगे, यानी हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि हम रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू से बना सकते हैं। जब टाइटेनियम +2 आप यूज़ करेंगे तो वो +3 में चेंज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। 2 OH रेडिकल जो बनेंगे, एक को इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ये रेडिकल या उसमें रिकम्बाइन नहीं हो सकते। अब ये वाला जो रेडिकल है ये यहाँ पे क्या करेगा, इस जगह पे, यानी इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब इसका रिएक्शन यहाँ पे होगा, इस केस में हाइड्रोजाइलेशन हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पे एक चीज़ आपने मेंशन कर देनी है कि इधर H2O लिखते हैं, -H2O, यानी ये रेडिकल इधर से हाइड्रोजन रेडिकल को निकालेगा पहले, ठीक है। यानी पहला काम में इसने क्या करना है, इसने उस चीज़ को निकालना है जो उसके लिए आसान है, यानी ऐड होने से भी ये आसान है उसके लिए कि वो हाइड्रोजन रेडिकल को यहाँ से निकाल दे, -H2O, यहाँ से H2O निकल जाएगा। उसके बाद ये जो रेडिकल है ये डीलोकलाइज होगा, मीन कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ से इधर, यानी ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह यानी ये वाला रेडिकल, तो इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर, इधर से इधर, यानी अगर आप इसको डीलोकलाइज करें तो आपको यहाँ पे रेडिकल जो है वो डीलोकलाइज होकर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो रेडिकल है उसकी पोजीशन कार्बन पे भी बनेगी। उसके बाद यहाँ पे रेजोनेंस का एरो लगा दें, यहाँ पे आप रेजोनेंस वाला एरो लगा दें, ये रिएक्शन वाला गलती से लग गया। उसके बाद यहाँ पे एक और हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल, यानी एक तो यहाँ पे यूज़ हुआ ना, ठीक है। जिस तरह वहाँ पे भी अगर आप देखें वो 2 यूज़ हो रहे थे ना, ये आया तो इसने यहाँ पे आके बॉन्ड बनाना है, अभी इसने बॉन्ड तो बना लिया यहाँ पे, लेकिन अब आपका कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिसिटी बहाल करने के लिए इसने कुछ ऐसा करना है, रेडिकल शिफ्ट कर सकता है, यानी यहाँ पे, ठीक है। एक तो इस तरह आप कर सकते हैं, या सॉल्वेंट के थ्रू भी आप उसको हाइड्रोजन दे सकते हैं, लेकिन ये शिफ्ट वाला तरीका भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा इधर से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, इसका मतलब है यहाँ से ये भी इधर भी एक एरो हाइड्रोजन की तरफ लगा दें, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो इधर से जाहिर है ये वाला बॉन्ड जब इधर डबल हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा तो ये इस तरह का एक फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसको मिल जाएगा और आपके पास फिनोल बन जाएगा, ठीक है, यानी हाइड्रोक्सी फिनोल, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल आप कह सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एमाइडेशन, रिएक्शन नंबर 4 इज एमाइडेशन। एमाइडेशन क्या है कि किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर आप एमाइड ग्रुप लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब एमाइड जो है वो वैसे तो एमाइड NH2 भी एमाइड होता है, NH2 नेगेटिव, लेकिन ये आप कौन सा एमाइड है, ये कार्बन N वाला एमाइड है, ठीक है। तो यानी एसिड एमाइड जिसे कहते हैं, एसिड एमाइड। फॉर्म एमाइड हम लेते हैं जब उसको R रेडिकल के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोजन रेडिकल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, RH बन जाएगा। और जो फॉर्म एमाइड रेडिकल है, यानी ये वाला जो इसका फ्री रेडिकल है, ये जब किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ, स्पेशली यहाँ पे एक टिपिकल एग्जांपल आपको क्विनोलिन की दी हुई है जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक भी है, तो इसकी ये वाली जो पोजीशन है इसके ऊपर ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जब ये यहाँ पे ऐड होगा तो एट द एंड वही वाला मैकेनिज्म होगा कि आपने इधर से हाइड्रोजन निकालना है, जब आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो बॉन्ड दोबारा यहाँ पे डबल बन जाएगा, ठीक है। क्विनोलिन टू कार्ब एमाइड, ये इसका कार्बोक्सिमाइड, कार्बिन टू
कार्बामाइड, ये बन जाता है आपके पास। 91% यील्ड होती है इस प्रोडक्ट की, यानी बहुत फेवरेबल रिएक्शन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है जी फिनोल कपलिंग, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ मेनी नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये इस रिएक्शन की एप्लीकेशन है कि फिनोल कपलिंग जो है वो मोस्टली बायोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। बहुत से नेचुरल प्रोडक्ट आप बनाते हैं, उनकी सिंथेसिस के दौरान ये रिएक्शन यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फिनोल लेंगे। फिनोल को आप यहाँ से एक प्रोटॉन उसका निकालेंगे, ठीक है। किसी बेस को ले आए, बेस से आप उसको प्रोटॉन निकाल लें तो फिनोक्साइड बन जाए। अब फिनोक्साइड को आप जब किसी साल्ट के साथ Fe+3 के साथ आप यूज ट्रीट कर रहे हैं तो Fe+2 में ये चेंज हो जाएगा, यानी इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसका मतलब अगर इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसकी ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा रहा है, तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन आप इसकी करेंगे। उसके बाद आपके पास ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये फ्री रेडिकल, ये रेजोनेंस करेगा। अब क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल है ये एक फिनोल के साथ, दूसरा जो फिनोल मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ज़ाहिर है एक इलेक्ट्रॉन जब इसका इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास इस जगह पे इनका आपस में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी एक इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, ये मौजूद है। अब क्या होना है कि यहाँ पे आपके पास जो है ना, ये एक हाइड्रोजन तो ज़ाहिर है इसको मिलना है अभी, क्योंकि इसको NOH बनना है। तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो हाइड्रोजन ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जब यहाँ से जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो एक हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ से आपने निकालना होता है ओवरऑल। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या बन गया जी, फिनोल कपलिंग हो गई, यानी दो फिनोल ने आपस में कपल किया, यानी आपस में कंबाइन हो गए। तो दोनों के रेंज यहाँ पे आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक जो पहले यहाँ पे हमने यूज़ किया था, एक दूसरा साथ जो आपने यूज़ किया है, तो दोनों वेल कंबाइन फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। और किस लिए यूज़ होता है, बायोसिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट के लिए ये रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 7 इज बोल्टन रिएक्शन, ठीक है। बोल्टन रिएक्शन क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज बोल्टन नाइट्राइट एस्टर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फोटोलाइसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइट, जिसको हम नाइट्राइट एस्टर भी कहते हैं, टू फॉर्म नाइट्रोसो अल्कोहल। यानी इसमें होता क्या है कि अल्काइल नाइट्राइट की हम फोटोलाइसिस करते हैं, लाइट की मौजूदगी में उसका रिएक्शन करवाते हैं, उसकी फोटोलाइटिक या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी आप उसे कह सकते हैं, वो करवाते हैं। तो ये जो अल्काइल नाइट्राइट या जिसे नाइट्राइट एस्टर भी कहते हैं, वो नाइट्रोसो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। इट इन्वॉल्व इंट्रामोलिकुलर एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोसो ग्रुप विद हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फ्रॉम स्पेशली एडजेसेंट कार्बन एटम। अब इसमें होता क्या है, इसमें नाइट्रोसो ग्रुप जो होता है ना, वो सब्स्टिट्यूट होता है, यानी बल्कि हाइड्रोजन नाइट्रोसो से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोसो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कैसे सब्स्टिट्यूशन काज होगी, ये स्पेस में इन दोनों को आमने सामने होना ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये कि इन जो हाइड्रोजन यहाँ से अपने निकालना है, वो हाइड्रोजन और जो उसे सब्स्टिट्यूट करेगा वो स्पेस में आमने सामने होने चाहिए। जो ग्रुप यानी अब नाइट्रोसो से सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो स्पेस में उसके सामने होने चाहिए, तब ये रिएक्शन हो सकता है। वैसे गैमा पोजीशन का जो गैमा नहीं, सिग्मा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है वो मोस्टली सब्स्टिट्यूट होता है, और उसकी एग्जांपल बहुत ज़्यादा मौजूद है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा नाइट्रोसो सिग्मा पोजीशन, ठीक है। सिग्मा नाइट्रोसो अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट एस्टर भी से कहते हैं, इज वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। यानी जो आपके पास नाइट्रोसो अल्कोहल, सिग्मा नाइट्रोसो अल्कोहल, इसमें होता क्या है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोसो ग्रुप अगर आप देखें तो सिग्मा पोजीशन पे आपके पास जो है वो क्या होता है, OH ग्रुप होता है, ठीक है। आप इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा पोजीशन का जो आपके पास ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा इस रिएक्शन में। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो ये हमने एक जर्नल कोई भी मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और उसके वही दो ग्रुप हमने दिखाए हैं कि जिनका आपस में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। लेट से ये बहुत से कार्बन है ना यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है इस कार्बन के नाइट्रोसो के साथ, मतलब सब्स्टिट्यूट हो रहा है, नाइट्रोसो की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोसो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, लेकिन स्पेस में ये होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है कार्बन का, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका प्लेन सेम बन रहा है,
यानी जिस साइड पे ये ग्रुप है उसी साइड पे हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए 3D जो आपको रिप्रेजेंटेशन इसलिए की है ताकि आपको पता चल सके कि स्पेस में एक दूसरे के सामने होना इनका ज़रूरी है। तो ये अल्काइल नाइट्राइट या नाइट्राइट एस्टर में होगा क्या, सबसे पहले मैकेनिज्म है ये रिएक्शन का कि ये जो नाइट्राइट ग्रुप है इसका ON बॉन्ड होमोलेटिकली ब्रेक हो जाता है तो एक डाई रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, यानी 2 रेडिकल बन जाएंगे। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन रेडिकल है ये क्या करता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन को रेडिकल की फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है जो कि उसके बिल्कुल सामने होता है। तो इधर से कार्बन के ऊपर रेडिकल मतलब है एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहाँ पे कार्बन ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये OH बन जाएगा तो नाइट्रोसो ग्रुप वहाँ पे वैसे मौजूद रहेगा लेकिन अभी तक उसका रिएक्शन नहीं हुआ, वो कंबाइन नहीं हुआ। अब ज़ाहिर है जिस जगह पे वो पहले था तो वहाँ तो हाइड्रोजन ने कब्जा कर लिया, हाइड्रोजन वहाँ पे आ गया तो अब वो ये क्या करेगा, नाइट्रोसो ग्रुप इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब नाइट्रोसो आएगा आपके पास तो क्या बन जाएगा जी, नाइट्रोसो अल्कोहल। ठीक है, ओवरऑल ये प्रोडक्ट क्या है जी, नाइट्रोसो अल्कोहल। यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोसो ग्रुप भी है, NO ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी, यानी अल्कोहल ग्रुप भी है। ओके, इसकी एक टिपिकल एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो जनरल एग्जांपल थी। तो इस टिपिकल एग्जांपल में क्या हो रहा है, हमारे पास सिग्मा नाइट्रोसो अल्कोहल बन रहा है। किससे बन रहा है, एक्साइल नाइट्राइट से। ठीक है, यानी ये ओवरऑल एक्साइल ग्रुप है तो ONO2 मीन के ONO मीन नाइट्राइट ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है। तो अल्काइल नाइट्राइट में एक्साइल नाइट्राइट की एग्जांपल हमने दी। लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोसो पहले उसी तरह रेडिकल बनेगा, फिर उसके बाद जो है वो क्या होगा कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोसो जो रेडिकल है ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बल्कि ये एक स्टेप यहाँ पर ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसी में हमने इसको दिखा देना चाहिए था लेकिन चले एक ही बात है। तो यहाँ से फिर आप देखें, ठीक है, क्योंकि ये बन गया ना, इसके बाद क्या होना है कि हाइड्रोजन को इसमें लेना है। ठीक है, तो इसकी फिर ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे जैसे इसको देख लेता है। तो यानी इससे डायरेक्ट आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले ये बना लें। ठीक है, तो ये और ये सेम ही है, एक ही बात है, एक स्टेप 2 बार लिखा गया। तो यहाँ पे ये रेडिकल जब हाइड्रोजन को लेगा तो OH बन जाएगा एज यूजुअल और इधर एक रेडिकल बन जाएगा। अब बाद में क्या होगा कि जो नाइट्रोसो रेडिकल है वो इस मतलब फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बना देगा तो ये नाइट्रोसो ग्रुप यानी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कौन था, हाइड्रोजन था। अब हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली यहाँ पे। ठीक है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चला जाता है तो हाइड्रोजन वाली पोजीशन पे नाइट्रोसो ग्रुप आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अल्फा पोजीशन है, याद रखिएगा ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा, ये गैमा, ये सिग्मा। ठीक है, अल्फा बीटा गैमा, सिग्मा चौथी पोजीशन होती है यानी 4th पोजीशन होती है। अगर आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 4th पोजीशन को सिग्मा भी कहते हैं। तो सिग्मा का साइन भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लिख ली है लेकिन आप साइन भी यूज़ कर सकते हैं सिग्मा का। तो अल्फा बीटा गैमा सिग्मा, सिग्मा पे OH ग्रुप है तो क्या कहेंगे हम इसे, सिग्मा नाइट्रोसो अल्कोहल। ठीक है, अगर आप इधर से देखें लेट्स से अल्फा बीटा गैमा सिग्मा। ठीक है, यानी अल्कोहल की सिग्मा पोजीशन पे, अल्कोहल की पोजीशन के लिहाज से सिग्मा पोजीशन में नाइट्रोसो ग्रुप आपके पास। ठीक है, अल्फा बीटा गैमा सिग्मा। ठीक है, आपस में इनका रिलेशनशिप 1-4 बन रहा है तो 1-4 वाला रिलेशनशिप सिग्मा रिलेशनशिप होता है। कंपाउंड का क्या नाम होगा, यानी यहाँ पे जो एग्जांपल हमने ली है हमारे पास क्या बन रहा है जी, 4 नाइट्रोसो हेक्सेन 1 ओल। ठीक है, इस कंपाउंड की सिंथेसिस आप वाल्टन रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ वाल्टन रिएक्शन। ओके, हुन्स-डाइकर रिएक्शन, दिस इज द 8th एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स जो है उनकी 8th एप्लीकेशन कार्बन फ्री रेडिकल है, मोस्टली उनकी हम बात कर रहे हैं। This involve treatment of silver salt of carboxylic acid with halogen, mostly bromine यूज होता है यहाँ पे। वैसे तो हेलोजन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन ज़्यादा यूज होते हैं तो ब्रोमीन मोस्ट कॉमन है। इन द प्रेजेंस ऑफ ClCl4 एज सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट होता है टू फॉर्म ऑर्गेनिक हैलाइड्स। ठीक है, बनता क्या है, अल्काइल या एराइल हैलाइड्स बनता है। तो ज़ाहिर है अगर ज़्यादातर ब्रोमीन होता है तो वो फिर अल्काइल ब्रोमाइड और एराइल ब्रोमाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनकी सिंथेसिस में हम इस रिएक्शन को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अल्काइल ब्रोमाइड और एराइल ब्रोमाइड के लिए। ओके, अब रिएक्शन को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक जनरल रिएक्शन है। अब ये मैंने चूँकि आपको बताया कि आप वेराइटी ऑफ अल्काइल
या एराइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा आर ले रहे हैं, आर आप अल्काइल ले रहे हैं, एराइल ले रहे हैं, फिर कौन सा अल्काइल ले रहे हैं, कौन सा एराइल ले रहे हैं, वो उस तरह का फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। वो डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं, आपकी डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले आप ब्रोमीन के साथ मिलाएंगे तो ब्रोमीन का ब्रोमाइड आयन ये ले लेगा CCl4 की मौजूदगी में, ठीक है। सॉरी नहीं, ब्रोमाइड नहीं, Br पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में Br को ये लेगा, O नेगेटिव। और जो इसका Hg पॉजिटिव है वो यहाँ से जो Br निकल रहा है वो नेगेटिव है, उसके साथ Hg कंबाइन हो जाएगा, यहाँ से HgBr निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक कर देना है। जब होमोलिटिकली आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल बन जाएगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल यानी डाई रेडिकल बन जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद चूंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकल जाएगा, होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और आर फ्री रेडिकल। अब जो आर फ्री रेडिकल है वो एराइल या अल्काइल कोई भी हो सकता है, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। वो जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा या किसी भी दूसरा हेलोजन, कोई और हेलोजन यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ वो कंबाइन होगा तो आपके पास अल्काइल हैलाइड, यानी यहाँ पे चूंकि हम ब्रोमीन ले रहे हैं तो हमारे पास अल्काइल या एराइल ब्रोमाइड इसका प्रोडक्ट होगा। तो ये रिएक्शन मोस्टली किसके लिए यूज होता है, अल्काइल या एराइल ब्रोमाइड की सिंथेसिस के लिए। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप इसके साल्ट को ब्रोमीन के साथ मिलाएंगे तो ब्रोमीन पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव वाला ब्रोमीन इसके साथ आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ये टेम्पररी बॉन्ड होता है, यानी ये परमानेंट एसोसिएशन नहीं होती, ये होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है, डायरेक्टिकल बनता है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो ब्रोमीन यहाँ से ऑक्सीजन का साथ छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये इसका साथ जब छोड़ेगा तो उसके बाद ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, आर के साथ। जब आर के साथ कंबाइन होगा तो डेफिनेटली आपके पास अल्काइल या एराइल ब्रोमाइड बन जाएगा। दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू।